नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसकी आहट दूर तक सुनाई दे रही है। वो चुनाव जिसे बीजेपी पहले से अपनी जेब में रखी हुई जीत मान चुकी थी, वही अब मोदी और शाह के लिए एक बुरा सपना बन गया है। वोटिंग से पहले ही तस्वीर बदल चुकी है। एनडीए की गद्दी डगमगाने लगी है। विपक्ष का एक मास्टर स्ट्रोक पूरे खेल को पलट चुका है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी अपने ही सांसदों से धोखा खा गए हैं? क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी उनके हाथ से फिसल जाएगी? क्योंकि यह चुनाव अब महज एक औपचारिकता नहीं रहा, यह बन चुका है तमिल बनाम तेलुगु की जंग, जातीय पहचान बनाम विचारधारा की टक्कर और सबसे बढ़कर मोदी शाह की पकड़ की अंतिम परीक्षा। आज हम आपको दिखाएंगे कि यह रण भारतीय राजनीति को कैसे हिला देने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य और किस देश से देख रहे हैं। और हां, पास में ज्वाइन बटन है तो उसे दबाकर जरूर जुड़िए। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर अचानक बदल चुकी है। कुछ दिन पहले तक साफ दिखाई दे रहा था कि एनडीए आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब हालात पूरी तरह उलटते दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन का मास्टर स्ट्रोक है उम्मीदवार का चयन। विपक्ष ने आंध्र प्रदेश के सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, वहीं एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि यह चुनाव अब केवल एक संवैधानिक पद का मुकाबला नहीं रह गया है, यह सीधे तमिल बनाम तेलुगु की मुकाबला बन गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति की सच्चाई यह है कि यहां कांग्रेस और बीजेपी का कोई खास असर नहीं है। असली ताकत क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। ईएसआर, सीपी और टीडीपी, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं, लेकिन इस बार उनके सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। सुदर्शन रेड्डी का एक और बड़ा फायदा है, वे रेड्डी समुदाय से आते हैं। राज्यों की राजनीति में इस समुदाय का गहरा असर है और संसद में लगभग 11 सांसद ऐसे हैं जिनके नाम के साथ रेड्डी जुड़ा हुआ है। जातीय पहचान भारतीय राजनीति में बहुत मायने रखती है। जब इन सांसदों के सामने विकल्प होगा कि वे अपने ही समाज के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनते देखें, तो स्वाभाविक है कि उनका झुकाव विपक्षी उम्मीदवार की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भाषा और क्षेत्रीय पहचान की भावनाएं बेहद गहरी होती हैं। तेलुगु बोलने वाले सांसद लगभग 29 हैं। उनके सामने बड़ा सवाल है, वे अपने ही राज्य और भाषा के उम्मीदवार को छोड़कर तमिल उम्मीदवार को क्यों जीतने दें? और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बीजेपी चाहकर भी इस भावनात्मक मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सुदर्शन रेड्डी की छवि की। वे पेशे से जज रहे हैं और किसी भी पार्टी से सीधे जुड़े नहीं रहे, यानी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। इससे एनडीए के असंतुष्ट सांसदों के लिए उन्हें वोट देना आसान हो जाता है, क्योंकि उन पर पार्टी लाइन का दबाव कम महसूस होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं। असंतुष्ट सांसदों के लिए उन्हें वोट देना कठिन हो जाता है। इसी के साथ विपक्ष की एकजुटता भी इस चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। पहले इंडिया गठबंधन में दरारें दिख रही थीं। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी अलग राह पकड़ते दिख रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के सुझाव पर ही नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार चुना गया, तो पूरा विपक्ष एक बार फिर से एकजुट हो गया। यह विपक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब आते हैं असली खेल पर, आंकड़ों की तरफ। कुल 788 सांसद वोट करेंगे और जीत के लिए आवश्यक है 393 वोट। एनडीए के पास गिनती के हिसाब से लगभग 422 वोट हैं, इंडिया गठबंधन के पास लगभग 360 वोट हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की टीडीपी और यूएसआरसीपी के 29 सांसद अगर विपक्ष की ओर झुक गए तो एनडीए की संख्या घटकर 393 पर अटक जाएगी और इंडिया गठबंधन 389 तक पहुंच जाएगा, यानी मुकाबला लगभग बराबरी का हो जाएगा और क्रॉस वोटिंग से पूरा खेल बदल सकता है। आज की स्थिति यह है कि जहां पहले बीजेपी बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वहीं अब उसके नेताओं को विपक्षी सांसदों से लगातार संपर्क करना पड़ रहा है। यह साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर असुरक्षा और डर बैठ गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसे पहले चुनाव की दौड़ से बाहर माना जा रहा था, अब पूरी मजबूती के साथ कांटे की टक्कर में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह चुनाव अब केवल औपचारिकता नहीं रह गया है, यह बन चुका है जातीय पहचान बनाम विचारधारा, भाषा और क्षेत्रीय गर्व बनाम पार्टी लाइन और मोदी शाह की रणनीति बनाम विपक्ष की एकजुटता की।
आने वाले दिनों में यह चुनाव साबित करेगा कि सत्ता के गलियारों में असली पकड़ किसकी है, बीजेपी, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की। अगर यह चुनाव बराबरी पर अटक गया तो आगे क्या होगा? असल में उपराष्ट्रपति चुनाव का हर वोट बेहद अहम होता है। संसद की राजनीति में यह पहली बार होगा जब उपराष्ट्रपति चुनाव इतना नजदीकी और रोमांचक बन गया है। बीजेपी और एनडीए को सबसे बड़ा डर है क्रॉस वोटिंग का। कई मौकों पर देखा गया है कि सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट डाल देते हैं। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो परिणाम पूरी तरह विपक्ष के पक्ष में जा सकता है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति बनाई है उसका असर केवल इस चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष जानता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन 2026 तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को झटका देता है तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि मोदी शाह अजय नहीं हैं, और यह मनोवैज्ञानिक असर विपक्ष को राज्यों में भी फायदा दिला सकता है। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ पहले से ही कमजोर है। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में उनका प्रभाव लगभग नगण्य है। अगर बीजेपी यहां हारती है तो यह संकेत होगा कि दक्षिण भारत पूरी तरह विपक्ष के पक्ष में एकजुट हो रहा है। यही विपक्ष की बड़ी जीत होगी। संसद के अंदरूनी माहौल की बात करें तो कई सांसद खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष है। कई दलों में चर्चा तेज है कि मोदी शाह ने अपने सहयोगियों की राय लिए बिना सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। इस असंतोष को विपक्ष लगातार हवा दे रहा है। दोस्तों, यह चुनाव केवल उपराष्ट्रपति की कुर्सी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव असल में विपक्ष की वापसी और बीजेपी की ताकत की असली परीक्षा है। अगर बीजेपी हार जाती है तो इसका असर राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा के चेयरमैन पद और संसद की कार्यवाही पर भी पड़ेगा। और अगर विपक्ष जीतता है तो यह उसकी एकता की सबसे बड़ी जीत होगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो इसका राजनीतिक संदेश क्या होगा? मोदी शाह की राजनीति का पूरा ढांचा एक लंबे समय से अजय छवि पर खड़ा है। बीजेपी हर चुनाव में यही दिखाती रही है कि उसके पास संख्या है, रणनीति है और विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन अगर इस बार इतनी नजदीकी की टक्कर में विपक्ष बीजेपी को पछाड़ देता है तो यह पूरी तरह से उस अजय छवि को तोड़ देगा। यह जीत विपक्ष के लिए सिर्फ एक पद की जीत नहीं होगी, बल्कि 2029 की तैयारी का बिगुल भी साबित होगी। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी इतनी आसानी से हार मान लेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। बीजेपी इस वक्त अपने हर सांसद पर नजर बनाए हुए है। पार्टी का टॉप लीडरशिप लगातार मीटिंग कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग को रोका जाए। लेकिन भारतीय राजनीति में यह भी सच है कि बंद कमरे में जो वादे होते हैं, वोटिंग के समय वही वादे टूट जाते हैं। इसलिए बीजेपी के भीतर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। यहां एक और दिलचस्प एंगल है अंतर्राष्ट्रीय संदेश। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को केवल भारत के आंतरिक मसले के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि क्या मोदी शाह की पकड़ अब ढीली हो रही है। अगर विपक्ष कामयाब होता है तो यह संकेत होगा कि भारत की राजनीति में फिर से संतुलन बनने लगा है और लोकतंत्र में विपक्ष अपनी ताकत वापस पा रहा है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी नेताओं के मनोबल को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर और अरविंद केजरीवाल, ये सभी अलग अलग विचारधारा के नेता हैं, लेकिन इस चुनाव ने इन्हें एक साझा मंच पर ला खड़ा कर दिया है। आने वाले वक्त में यही एकता बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। दोस्तों, यह मत भूलिए कि उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर यह पद विपक्ष के पास चला जाता है तो इसका मतलब होगा कि बीजेपी के लिए राज्यसभा में अपनी नीतियों और विधेयकों को पास कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी यह हार सीधे संसद की कार्यप्रणाली पर असर डालेगी और मोदी सरकार की नीतियों को अटकाने का सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में चला जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि यह चुनाव तय करेगा कि आने वाले वर्षों में सत्ता का असली संतुलन किसके पास होगा। बीजेपी क्या अपनी पकड़ बनाए रखेगी या विपक्ष धीरे धीरे फिर से ताकत हासिल कर लेगा? दोस्तों, अगर विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाता है तो यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, बल्कि यह मोदी शाह की रणनीति की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। एनडीए की पूरी मशीनरी, उसका गठबंधन तंत्र और उसका आंकड़ों का आत्मविश्वास सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाएगा।
बीजेपी की राजनीति हमेशा मजबूत नेतृत्व और साफ बहुमत की छवि पर आधारित रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में बराबरी की टक्कर या हार यह संदेश देगी कि पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। सहयोगी दलों का भरोसा डगमगाएगा। छोटे छोटे सहयोगी पार्टनर बीजेपी पर और दबाव बनाएंगे और विपक्ष इस स्थिति का फायदा उठाकर और बड़ा मोर्चा खोल देगा। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह तस्वीर जाएगी कि भारत की राजनीति में विपक्ष फिर से जमीन पकड़ रहा है। विदेशी मीडिया इसे मोदी शाह के खिलाफ बढ़ते असंतोष के संकेत के तौर पर पेश करेगा और यही बात भारत के अंदर विपक्ष के लिए ऊर्जा बनेगी। अगर राज्यसभा में विपक्ष को उपराष्ट्रपति का पद मिलता है तो इसका मतलब होगा कि मोदी सरकार की नीतियां लगातार अटकेंगी, कई अहम बिल पास करना मुश्किल होगा और सरकार को बार बार समझौता करना पड़ेगा। यह वही स्थिति होगी जिसने अतीत में कई ताकतवर प्रधानमंत्री को भी कमजोर बना दिया था। अब देखिए जनता पर इसका असर। आम मतदाता जो अब तक मानकर चल रहा था कि मोदी शाह को हराना नामुमकिन है, उसके मन में यह विश्वास जगेगा कि विपक्ष भी जीत सकता है। दोस्तों, अब जरा नीतीश कुमार की ओर देखिए। नीतीश पहले ही कई बार बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। अगर बिहार की राजनीति में अचानक कोई उलटफेर होता है तो दिल्ली की सत्ता पर उसका सीधा असर होगा। ऐसे में बीजेपी को एक साथ नायडू, नीतीश और जगन जैसे नेताओं को साधना पड़ रहा है। यानी तस्वीर साफ है, यह उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं रहा है, बल्कि यह देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर बीजेपी इस चुनाव को आसानी से जीत लेती है तो संदेश जाएगा कि मोदी अब भी अपने सहयोगियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो यह बीजेपी की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। दोस्तों, राजनीति में समय सबसे बड़ा हथियार होता है। हो सकता है आज नायडू समर्थन का आश्वासन दे दें, लेकिन मतदान से ठीक पहले वे फिर से शर्तें रख दें या फिर जगन अचानक नया ऐलान कर दें। यही अनिश्चितता इस चुनाव को और खतरनाक बना रही है। तो अब सवाल यही है, क्या बीजेपी सहयोगियों को पूरी तरह अपने पाले में रख पाएगी? क्या 5,000 करोड़ की यह डील सिर्फ एक शुरुआत है और आगे और बड़े समझौते होने वाले हैं, या फिर यह चुनाव भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेगा जहां सहयोगी दल मोदी सरकार को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे? दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, अगर मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने पाला बदल दिया तो तस्वीर कैसी होगी? सबसे पहले बीजेपी के लिए यह केवल हार नहीं होगी, बल्कि यह उसकी साख पर सीधा हमला होगा। बीजेपी लगातार यह दावा करती आई है कि उसके सहयोगी पूरी तरह उसके साथ हैं, लेकिन अगर नायडू जैसे अहम सहयोगी पीछे हट गए तो विपक्ष यही प्रचार करेगा कि मोदी शाह की पकड़ अब कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को सीधा फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी का उम्मीदवार हार गया तो कांग्रेस और उसके साथी यह संदेश देंगे कि दिल्ली की सत्ता पर मोदी सरकार का कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। यह संदेश सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर की जनता तक जाएगा। और दोस्तों, यह सब कुछ उस समय होगा जब देश कई राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहा होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं 2029 के लोकसभा चुनाव की तरफ। आज नायडू 18 वोट लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर बीजेपी इस डिमांड को मान लेती है और 5,000 करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में नायडू इसे जनता के बीच अपना राजनीतिक हथियार बनाएंगे। वे कहेंगे, देखिए, हमने दिल्ली से अपने राज्य के लिए पैसा खजाना ले आया। इससे आंध्र प्रदेश की राजनीति में नायडू और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी ये मांग ठुकरा देती है और नायडू पलट जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह उलट जाएगी। बीजेपी के लिए यह केवल उपराष्ट्रपति चुनाव की हार नहीं होगी, बल्कि यह उसकी साख, गठबंधन नियंत्रण और रणनीति पर भी सवाल खड़ा करेगी। दोस्तों, अब सोचिए, अगर नायडू पलट गए और बीजेपी के सहयोगी पीछे हट गए तो इसका असर केवल उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। यह संदेश जाएगा कि मोदी शाह की पकड़ अब उतनी अजेय नहीं रही। इसी के साथ विपक्ष को पूरे देश में राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी। कई अहम बिल पास करना मुश्किल होगा और सरकार को बार बार समझौता करना पड़ेगा। अब देखिए जनता पर इसका असर। आम मतदाता जो अब तक मानकर चल रहा था कि मोदी शाह को हराना नामुमकिन है, उसके मन में यह विश्वास जगेगा कि विपक्ष भी जीत सकता है। राजनीति में मनोबल का यह खेल बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का अर्थ यही है कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं है। यह दिल्ली की सत्ता के गलियारों में असली ताकत की परीक्षा है। यह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती है और यह विपक्ष के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला एक बड़ा मोमेंट होगा। तो दोस्तों,
साफ है कि आने वाले कुछ दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज होंगे। यह तय करेगा कि सत्ता का असली संतुलन किसके हाथ में रहेगा। बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या विपक्ष फिर से ताकत हासिल करेगा। देश और जनता इस परीक्षा को बारीकी से देख रहे हैं। दोस्तों, यही है उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर। एक छोटे से पद की लड़ाई जो भारत की राजनीति में बड़े भूचाल का कारण बन रही है। तो बनाइए अपनी राय और देखें कि इस खेल का अगला मोड़ क्या होगा। नमस्कार।